नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए आश्चर्य घटना का छठा अध्याय। लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। इसके आगे के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक एंड स्क्रीन तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं। रमेश को निमंत्रित व्यक्तियों के पास चिट्ठी रवाना करते करते रात हो गई तो रमेश सोने गया, पर नींद न आई। उसके हृदय में गंगा यमुना की भांति उजले और काले दो रंग की चिंता नदी बड़े वेग से प्रवाहित हो रही थी और दोनों नदियों की तरंग एक साथ मिलकर तटस्थ धैर्य रूपी वृक्ष की जड़ पर आघात पहुंचा रही थी। बार बार बड़ी बेचैनी से करवटें बदलकर वह उठ बैठा। खिड़की के पास खड़े होकर उसने देखा, सामने जनशून्य गली में एक और घरों की छां और एक और स्वच्छ चांदनी की छटा शोभित है। रमेश चुपचाप खड़ा रहा। जो नित्य है, जो शांत है, जो विश्वव्यापी है, जो एक है, जिसके भीतर दुविधा का गंध नहीं। रमेश को समस्त अंतः प्रकृति विगलित होकर उसमें मिल गई। जिस शब्द विहीन सीमा विहीन महालोक के नेपथ्य से अनादिकाल में जन्म और मृत्यु, कर्म और विश्राम, आरंभ और अवसान किसी अश्रुत संगीत के विचित्र ताल के साथ साथ संसार रूपी रंगभूमि में प्रवेश कर रहा है, रमेश ने उसी प्रकार और अंधकार रहित स्थान से स्त्री पुरुष के युगल प्रेम को नक्षत्र दीपों से आलोकित इस ब्रह्मांड के भीतर आविर्भूत होते देखा। तब रमेश धीरे धीरे छत के ऊपर गया। घनानंद बाबू के घर की ओर देखा। सर्वत्र सन्नाटा छाया हुआ था। केवल छाया और चंद्रमा के प्रकाश का सम्मिलन मात्र दिखाई देता था। कैसा आश्चर्य है! इस जनपूर्ण नगर के भीतर इस साधारण घर में मानवी के रूप में कल्पना की मूर्ति खड़ी है। बहुत रात तक रमेश छत की ही पर घूमता रहा। चंद्रास्त होने पर वह छत से नीचे उतर आया। देखा, अंधकार ने अपना साम्राज्य चारों ओर फैला दिया है। रमेश का थका हुआ शरीर शरद के शीत से सिहर उठा। हठात रह रहकर एक आशंका उसके हृदय को महसूसने लगी। उसे स्मरण हुआ आया, कल जीवन के रण क्षेत्र में फिर संग्राम करने के लिए बाहर जा होना पड़ेगा। यद्यपि इस आकाश में चिंता का चिन्ह नहीं, यद्यपि रात निस्तब्ध और शांत थी और विश्व की प्रकृति इस अगणित नक्षत्र लोक के चीरकर्म के भीतर चीर विश्राम में लीन थी। दूसरे दिन सवेरे की गाड़ी से योगेंद्र पश्चिम से लौट आया। आज शनिवार है, कल रविवार को नलिनी के ब्याह की बात थी, किंतु योगेंद्र ने घनानंद बाबू के मकान के फाटक के पास आकर उत्सव का कोई चिन्ह नहीं देखा। योगेंद्र मन ही मन सोचता आता था कि अब उसके घर में मंगलाचार का आरंभ हुआ होगा, बंधनवार से दरवाजा अलंकृत हुआ होगा, किंतु नजदीक आकर देखा पास के उत्सव विहीन घरों के साथ उनके घर का कोई प्रभेद ही नहीं। उसे भय हुआ, शायद दो में से कोई एक बीमार होगा। कमरे में प्रवेश करके देखा, चाय के टेबल पर उसके लिए भोजन की सब सामग्री प्रस्तुत है और घनानंद बाबू आधा गिलास चाय पीकर गिलास को सामने रख अखबार पढ़ रहे हैं। योगेंद्र ने आते ही पूछा, नलिनी अच्छी है? हाँ अच्छी है, घनानंद बाबू ने कहा। योगेंद्र, ब्याह का क्या हुआ? घनानंद, अगले रविवार को होगा। क्यों? घनानंद, यह तुम अपने मित्र से जाकर पूछो। रमेश ने सिर्फ हम लोगों से इतना ही कहा है, उसे एक विशेष कार्य है, इस रविवार को ब्याह बंद रखना होगा। योगेंद्र ने अपने दुर्बल हृदय पिता पर मन ही मन रुष्ट होकर कहा, मेरे ना रहने से आप लोगों के कामों में बड़ी गड़बड़ होती है। रमेश को ऐसा कौन सा काम हो गया? वह तो स्वाधीन है, उसका ऐसा कोई आत्मीय भी यहाँ नहीं जो उसे भला बुरा कह कर बहकावेगा। यदि उसके घर पर कोई जरूरी काम रहता तो उसके कहने में बाधा ही क्या थी? आपने रमेश को क्यों इस तरह लापरवाही के साथ छोड़ दिया? घनानंद, अच्छा, अभी तो वह कहीं गया नहीं है, तुम ही जाकर उससे पूछ क्यों नहीं लेते? योगेंद्र तुरंत एक गिलास गर्म चाय पीकर घर से बाहर हुआ। घनानंद बाबू ने कहा, योगेंद्र, इतनी जल्दी क्या है? तुमने कुछ खाया पिया भी नहीं। यह बात योगेंद्र के कान तक ना पहुंची। वह रमेश के घर में घुसकर सीढ़ियों पर खटाखट पैर रखता हुआ सीधे ऊपर चला गया। वहां जाकर उसने रमेश रमेश कहकर कई बार पुकारा, पर कहीं से कोई उत्तर ना आया। खूब खोज करके देखा, रमेश सोने के घर में नहीं है, बैठने के घर में नहीं, छत पर भी नहीं, नीचे कोठरी में भी नहीं। तब वह कहाँ गया? जब रमेश का कुछ पता न लगा तब उसने नौकर को बुलाकर पूछा, बाबू कहाँ हैं? नौकर ने कहा, बाबू आज सवेरे से कहीं बाहर गए हैं। कब आएंगे? नौकर,
बाबू अपना कुछ जरूरी सामान लेकर गए हैं, कह गए हैं वे 4-5 दिन में लौटेंगे। कहाँ गए हैं मुझे नहीं मालूम। योगेंद्र गंभीर चिंता में निमग्न होकर वहां से वापस आया और चाय टेबल के पास बैठा। घनानंद बाबू ने पूछा, क्या हुआ? योगेंद्र ने क्रुद्ध होकर कहा, होगा क्या, जिसके साथ आज के प्रात ही लड़की के ब्याह देने की बात हुई हो और उसे कौन सा काम जरूरी पड़ा हो, वह कब कहाँ रहता है और आप लोग इसकी खोज खबर भी नहीं रखते, यद्यपि आपके घर के पास ही उसका घर है। घनानंद, क्यों, कल रात में तो रमेश यहीं था। योगेंद्र ने उत्तेजित होकर कहा, आप सब नहीं जानते कि वह कहाँ जाएगा? नौकर को मालूम नहीं कि वह कहाँ गया है? ये कैसा लुका चोरी का व्यवहार चल रहा है? यह मुझे अच्छा नहीं लगता। आप इस तरह निश्चिंत होकर क्यों बैठ रहे हैं? घनानंद बाबू इस भर्त्सना से अत्यंत चिंतित होने का भाव दिखाकर बोले, सोई तो कहते हैं, यह सब क्या होता है? व्यवहार ज्ञान विहीन रमेश चाहता तो कल रात में अनायास हो घनानंद बाबू से कहकर विदा हो जाता, किंतु यह बात उसे नहीं सूझी। उसने जो कहा कि एक बहुत जरूरी काम है, इसी के भीतर मानो उसकी बातें सब कही हो गई। रमेश की तो यही धारणा थी। योगेंद्र ने फिर पूछा, नलिनी कहाँ है? वह तो आज सवेरे चाय पीकर ऊपर गई। योगेंद्र, रमेश की इस विचित्र आचरण से जान पड़ता है बेचारी बहुत लज्जित हुई है, इसी कारण वह मुझसे भेंट न करके ऊपर जा छिपी। संकुचित और व्यथित नलिनी को आश्वासन देने के लिए योगेंद्र ऊपर गए। नलिनी कमरे के भीतर चौकी पर अकेली चुपचाप बैठी थी। योगेंद्र के आने की आहट सुनकर वह झटपट हाथ में एक पुस्तक लेकर पढ़ने लगी। योगेंद्र के घर में आते ही वह हाथ से पुस्तक रख झट उठ खड़ी हुई और मुस्कुराती हुई बोली, भैया कब आए? आपको कुछ उदास देखती हूँ। योगेंद्र ने चौकी पर बैठकर कहा, उदास दिखने की तो बात ही है, मैंने सब बात सुनी, तुम कुछ चिंता ना करो, कुछ गोलमाल हुआ है, मैं सब ठीक कर दूंगा। अच्छा, रमेश ने तुमसे कोई कारण कहा? नलिनी मुश्किल में पड़ी। रमेश के संबंध की यह सब संदेह भरी बात उसे असहनीय उठी। रमेश ने उससे विवाह का दिन बढ़ाने का कोई कारण नहीं कहा। यह बात वह योगेंद्र से कहना नहीं चाहती थी और झूठ बोलना भी उसके लिए असंभव था। उसने योगेंद्र से यही कहा, वे कहने को तैयार थे पर मैंने सुनने की कोई आवश्यकता नहीं समझी। योगेंद्र ने समझा यह बड़ी ग्लानि का विषय है और इस तरह की ग्लानि होना स्वाभाविक है भी। उसने कहा, अच्छा तुम कुछ खेद मत करो, मैं आज ही कारण ढूंढ निकालूंगा। नलिनी सामने रखी हुई किताब के पत्रों को व्यर्थ उलटते उलटते बोली, भैया भैया मैं खेद क्यों करूंगी, मैं नहीं चाहती कि आप कारण जानने के लिए उन्हें तकलीफ दें। योगेंद्र ने सोचा यह भी तो ग्लानि ही की बात है। कहा, अच्छा तुम इसके लिए कुछ अंदेशा मत करो। यह कहकर वह जाने को उद्यत हुआ। नलिनी ने चौकी से उतरकर कहा, नहीं भैया, आप इस विषय में उनसे कुछ पूछताछ ना करें। आप सब भले ही उन पर संदेह करें, परंतु मैं उन पर किसी तरह का संदेह नहीं करती। योगेंद्र के कान खड़े हुए। उसने मन ही मन सोचा, यह ग्लानि किसी बात नहीं जान पड़ती। यह सोचकर उसे स्नेह सहित दया का भाव हृदय में उमड़ आया और कुछ हंसी भी आई। इसको अभी संसार का कुछ भी ज्ञान नहीं है, यद्यपि यह बहुत कुछ लिखना पढ़ना सीख गई है और घर बाहर की भली भांति खोज खबर भी रखती है, तो भी कौन सी जगह संदेह की है वह अभिज्ञता अभी इसे नहीं हुई। इस निसंशय और पूर्ण विश्वास के साथ रमेश के कपट व्यवहार की तुलना करके योगेंद्र मन ही मन रमेश पर और भी क्रुद्ध हो उठा। कारण जानने की प्रतिज्ञा उसके मन में और भी दृढ़ हुई। योगेंद्र जब दूसरी बार जाने को उद्यत हुआ तब नलिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, भैया आप प्रतिज्ञा कीजिए, उनके पास इन सब बातों का जिक्र ना करेंगे। योगेंद्र, देखा जाएगा। नहीं भैया, यह बात नहीं, आप मुझको वचन देकर जाइए। मैं सच कहती हूँ, आप सब किसी तरह की आशंका ना करें, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरी इस बात को रख लीजिए। नलिनी की ऐसी दृढ़ता देखकर योगेंद्र ने सोचा, निश्चय रमेश ने नलिनी से सब बात कही है, किंतु नलिनी को कुछ कहकर बुलाना कठिन नहीं। कहा, देखो अविश्वास की इसमें कोई बात नहीं। कन्या के अभिभावकों का जो कर्तव्य है वह तो करना ही होगा। उसने तुमको अपना परिचय दिया है या नहीं यह तुम जानो, किंतु इतने से काम ना चलेगा। हम सबों को भी तो बात जाननी जरूरी है। सच बात बोलने में क्या हानि है? तुमसे भी बढ़कर अभी हम ही सब उसके परिचय के विशेष जिज्ञासु हैं। ब्याह हो जाने पर फिर हम लोगों को कुछ बोलने का मुंह नहीं रहेगा। इतना कहकर योगेंद्र चला गया। नलिनी और रमेश का जो प्रेम संबंध क्रम क्रम से घनिष्ठ होकर दोनों को विवाह सूत्र में बांधकर सदा के लिए एक कर देना चाहता था, आज उसी पर बार बार संदेह कुठार का आघात पहुंच रहा है। सब लोग उसके विरुद्ध भाषण कर रहे हैं।
चारों ओर इस नए आंदोलन की बात से नलिनी के हृदय में बड़ी चोट लगी है। योगेंद्र के चले जाने पर नलिनी बड़े उदास से मन में से चौकी पर बैठ गई। योगेंद्र को बाहर आते देख अक्षय ने कहा, वाह तुम आ गए और सुनी सब बातें। योगेंद्र, हाँ भाई, सब बातें सुनी। मन में अनेक भावनाएं उठती हैं, उन्हें लेकर व्यर्थ वाद विवाद करने से क्या लाभ। अब क्या चाय टेबल के पास बैठकर उन सब बातों की सूक्ष्म आलोचना करने का समय है। अक्षय, तुम तो जानते ही हो सूक्ष्म आलोचना करने की मुझ में योग्यता नहीं। मैं सिर्फ काम की बात करना जानता हूँ, वही तुमसे कहने आया हूँ। अच्छा, वह पीछे कहना कह सकते हो, रमेश कहाँ गया है। अक्षय, हाँ कह सकता हूँ। योगेंद्र, कहाँ गया है। अक्षय, अभी वह मैं तुमसे नहीं कहूँगा। आज 3 बजे तुमको रमेश से एक बार ही भेंट करा दूंगा। योगेंद्र, बात क्या है, जरा समझा कर तो कहो। तुम सब तो भरी नक्काल हो उठे हो। तुम लोगों का आशय कुछ समझ में ही नहीं आता। यही तो कुछ दिन मैं घूमने को गया, इतने में ही ऐसा भयानक रहस्य घट गया। अक्षय, तुम मुझसे सब बात खुलकर कहो, इस तरह छिपाने से कैसे बनेगा। अक्षय, मैं आपकी बात से खुश हुआ। बात न छिपाने के कारण तो मैं बदनाम हो रहा हूँ। तुम्हारी बहन तो मेरे मुंह की ओर देखती तक नहीं। तुम्हारे पिताजी मुझे संशालू कहकर गाली देते हैं। रमेश बाबू भी अब मुझे देखकर आंख चुराते हैं। अब केवल तुम ही एक बचे रहे हो। तुमसे बहुत डरता हूँ, क्योंकि तुम सूक्ष्म विचार के पुरुष नहीं हो। तुमको सिर्फ मोटा मोटा काम करना आता है। मैं काहिल आदमी हूँ, मैं तुम्हारे किसी काम के लायक नहीं। योगेंद्र, ये सब तुम्हारी पेचेरी चाल मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं समझता हूँ तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे, उसे छिपाने की क्या जरूरत। निष्कपट भाव से जो कहना हो कह डालो, बात खत्म। अक्षय, बहुत अच्छा, मैं शुरू से सब बात कह सुनाता हूँ, तुम्हें कुछ बात मालूम नहीं है। रमेश ने दर्जी पाड़ा में जो मकान किराए पर लिया था, उसका म्याद अभी पूरा नहीं हुआ है। वह और किसी को भाड़ा देने के विषय में रमेश को अब तक विचारने का अवसर नहीं मिला। वह इधर कई महीनों से अपने को संसार से बाहर समझता था, लाभ हानि को कुछ मन में न लाता। आज उसने खूब सवेरे उस मकान में जाकर उसे झाड़ू बुहार कर साफ करवाया, चौकी के ऊपर जाजिम बिछवाई और खाने पीने की चीजें जो मंगवा रखी। आज स्कूल बंद होने के बाद कमला को लाना होगा, अभी विलंब है। यह जानकर रमेश चौकी पर लेटकर भविष्य की बात सोचने लगा। इटावा उसने कभी नहीं देखा, किंतु वहां के दृश्य की कल्पना करना कठिन नहीं। वह मन ही मन कल्पना करने लगा। शहर के एक मोहल्ले में उसका घर है। उसके घर के पास एक बहुत चौड़ी सड़क चली गई है। उसके दोनों ओर कतार बंदी के साथ बड़े बड़े पेड़ हैं। रास्ते के उस पार बहुत बड़ा मैदान है। उसके बीच में एक कुआं है। खेत सींचने के लिए बैल के द्वारा उससे पानी निकाला जाता है। उसका करुण शब्द दिन भर सुनाई देता है। खेत के बीच में पशु पक्षियों को भगाने के लिए जहां तहां मचान बंधे हैं। रास्ते पर धूल उड़ाते हुए इक्के जाते आते हैं। उनकी खड़खड़ाहट से रास्ते के निकटवर्ती लोगों की निद्रा में व्याघात पहुंचता है। इस सुदूर प्रवास के प्रखर ताप और निर्जनता के बीच वह अपने घर का द्वार बंद करके दिन भर नलिनी के रूप का ध्यान और क्लेश का अनुभव करता है और अपने पास कमला का चीर सखी के रूप में देखकर सुख पाता है। यह तो ही मानसिक कल्पना की बात। रमेश ने आंख खोलकर देखा तो अपने को उसी दर्जी पाड़ा के एक मकान के भीतर चौकी पर पड़ा पाया। रमेश ने मन में निश्चय किया है, अभी वह कमला से कुछ न कहेगा। विवाह होने के बाद नलिनी उसे अपने पास बिठाकर करुणा और स्नेह के साथ धीरे धीरे उससे उसका प्रकृत इतिहास कहेगी। दोपहर का समय है। गली में सन्नाटा छाया। जिनको ऑफिस जाना था ऑफिस गए और जिनको कहीं ना जाना था वे सोने की चेष्टा कर रहे हैं। ना बहुत गर्म है ना बहुत ठंडा। आश्विन का मध्याह्न काल प्रिय है उठा है। शीघ्र होने वाली तातील की खुशी मानो सारे आकाश मंडल में छा गई है। रमेश अपने सूने घर में चुपचाप भावी सुख का चित्र खींचने लगा। इसी समय बोझ से लदी हुई एक घोड़ा गाड़ी का शब्द सुना गया। वह गाड़ी रमेश के घर के पास आकर खड़ी हुई। रमेश समझ गया स्कूल की गाड़ी कमला को पहुंचाने आई है। रमेश का हृदय चंचल हो उठा। वह कमला को कैसे देखेगा, उसके साथ किस ढंग से बातचीत करेगा, वह रमेश को किस भाव से देखेगी। हठात इस चिंता ने उसके मन को डावाडोल कर दिया। नीचे फाटक पर उसके दो नौकर थे। उन्होंने कमला के असबाब को गाड़ी से उतारकर बरामदे में रखा। पश्चात कमला घर के द्वार पर आकर खड़ी हो गई। भीतर न जा सकी। रमेश ने कहा, कमला घर के भीतर आओ। कमला ने लज्जा से मुंह पर घूंघट डाल धीरे धीरे घर में प्रवेश किया। रमेश ने तातील के दिनों में उसे बोर्डिंग हाउस में ही रखना चाहा था, किंतु वह
स्कूल की स्वामिनी से कह सुनकर चली आई। उसे वहाँ रहना पसंद न आया। इधर कई महीनों की जुदाई से रमेश के साथ उसके मन भाव कुछ बदल गया था। इसी से वह घर के भीतर प्रवेश के समय रमेश के मुंह की ओर न देखकर जरा गर्दन टेढ़ी करके खिड़की के बाहर दृश्य देखने लगी। रमेश कमला को देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गया। उसने कमला के स्वरूप में बहुत कुछ परिवर्तन देखा। इन कई महीनों में वह और हो गई है। उसे अब सहसा कोई नहीं पहचान सकता कि यह वही कमला है। उसके जो अंग कृश थे वे पुष्ट हो गए। उसके प्रत्येक अंग से शोभा टपक पड़ती थी। अब उसकी समझबूझ और भाव भंगिमा से किसी तरह की कसर न थी। जब रमेश की ओर से नजर फेरकर खिड़की के पास खड़ी हुई, उसके मुंह पर श्रद्ध का मध्याह्नकालिक प्रकाश आ पड़ा। उसके सिर पर से कपड़ा खिसक गया। उसकी गुथी हुई चोटी, जिसका अग्रभाग लाल फीते से बंधा था, पीठ पर पड़ी थी। गुलाबी रंग की रेशमी साड़ी के भीतर से उसके उभरे हुए यौवन की ज्योति चारों ओर फैल रही थी। रमेश उसका अपूर्व सौंदर्य देखकर कुछ देर तक तो क्षुब्ध हो रहा। कमला की सुंदरता इधर कई महीनों से ना देखने के कारण रमेश को वह भूल सी गई थी। आज उसी सुंदरता ने अपूर्व रूप धारण कर हठात उसकी आंखों में चकाचौंध पैदा कर दी। रमेश ने चित्त को स्थिर करके कहा, कमला बैठो। कमला सकुचाती हुई कुर्सी पर बैठ गई। रमेश ने पूछा, स्कूल में तुम्हारा लिखना पढ़ना कैसा होता है? जी अच्छा होता है। रमेश सोचने लगा अब क्या पूछना चाहिए। एकाएक उसके मन में एक बात स्मरण हुई। उसने कहा, मालूम होता है तुमने बहुत देर से कुछ नहीं खाया। तुम्हारे भोजन की सब सामग्री रखी है, कहो तुम यहीं मंगवा दूं? नहीं, मैं खाकर आई हूँ, अभी ना खाऊंगी। कुछ भी ना खाओगी तो कुछ फल ही खा लो। सेब, नाशपाती, अनार मौजूद है। कमला ने कुछ ना बोलकर सिर हिलाकर कहा, नहीं। रमेश ने फिर कमला के मुंह की ओर एक बार ध्यान से देखा। कमला सिर नीचा किए अपनी अंग्रेजी शिक्षा की पुस्तक में तस्वीर देख रही थी। आह, सौंदर्य में भी क्या एक आकर्षण शक्ति है। खिले हुए स्वर्ण कमल की भांति सुंदर मुख अपनी शोभा से किसके मन को अपनी ओर नहीं खींचता। कमला की रूप राशि रमेश के हृदय को अपनी ओर खींचने लगी, परंतु वह अपने इस अनुपम सौंदर्य की बात ना जानकर चुपचाप पुस्तक के चित्र देख रही थी। रमेश झटपट आप ही एक थाली में कितने ही फल ले आया। कमला से कहा, तुम कुछ ना खाओगी तो मुझी को कुछ खिलाओ, मुझे तो भूख लगी है। कमला मुस्कुराई। इस मुस्कुराहट से दोनों के मन का मालिन्य मिट गया। रमेश छुरी लेकर सेब काटने लगा, किंतु इन सब कामों में वह भारी अल्लड़ था। उसके बेढंगे तौर से सेब छीलते और उसके छोटे बड़े टुकड़े काटते देख बालिका अपनी हंसी न रोक सकी और एकाएक खिलखिला उठी। रमेश ने इस मीठी हंसी से खुश होकर कहा, मैं अच्छी तरह सेब नहीं काट सकता, इसी से तुम हंसती हो। अच्छा, तुम ही काटो, देखो तुम कैसी कुशल हो। कमला, बड़ी छुरी तो मैं काट देती, इसे छुरी से नहीं काट सकती। तुम समझती हो तेज छुरी यहाँ ना होगी? नौकर को बुलाकर उसने कहा, तेज छुरी है? नौकर ने कहा, कल सब चीज़ें बाजार से मोल मंगा ली गई हैं। रमेश, अच्छा, उसे अच्छी तरह पानी से धो माँज कर ले आओ। नौकर तुरंत छुरी ले आया। कमला जूता निकाल छुरी लेकर बैठी और बड़ी प्रसन्नता से सेब और नाशपाती को छील उनके बराबर बराबर टुकड़े करने लगी। रमेश उसके सामने बैठकर फल के टुकड़ों को तश्तरे में रखने लगा। रमेश ने कहा, तुमको भी खाना होगा। कमला, नहीं। ठीक है, तो मैं भी ना खाऊंगा। अच्छा, पहले आप खाइए फिर मैं खाऊंगी। नहीं, देखना पीछे कहीं धोखा ना देना। नहीं, मैं सच कहती हूँ, धोखा न दूंगी, कमला ने गंभीरतापूर्वक कहा। बालिका की सत्य प्रतिज्ञा से संतुष्ट होकर रमेश ने तश्तरे से फल का एक टुकड़ा उठाकर मुंह में रख लिया। दूसरा देना ही चाहता था कि इतने में एकाएक देखा उसके द्वार पर योगेंद्र और अक्षय खड़े हैं। अक्षय ने कहा, रमेश बाबू माफ़ कीजिएगा, मैंने समझा आप यहाँ अकेले होंगे। योगेंद्र से कहा, देखो योगेंद्र, बिना खबर दिए एकाएक यहाँ पड़े, यह अच्छा नहीं किया। खैर चलो नीचे जाकर बैठे। कमला छुरी फेंक कर झट उठ खड़ी हुई। घर से भागने के द्वार पर ही दोनों जने खड़े थे। योगेंद्र जरा हटकर खड़ा हुआ। उसके घर से बाहर होने का मार्ग छोड़ दिया, किंतु उसके मुंह पर से अपनी दृष्टि को ना फिराया। उसे भली भांति देख लिया। कमला सकुचा कर दूसरे कमरे में चली गई।